everyone. This video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट अकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. Good morning everyone. Welcome back to the class. जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने अभी लास्ट क्लास में कंज्यूमर थ्योरी को खत्म किया है. आज की इस क्लास में हम प्रोड्यूसर थ्योरी को खत्म करेंगे. शुरू करेंगे. खत्म होने में तो 2-3 क्लास लग जाएंगी. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि मैं जो प्रोड्यूसर थ्योरी पढ़ाऊंगी उस पढ़ाने के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप कंज्यूमर थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, बिकॉज मैंने कंज्यूमर थ्योरी में बहुत ज्यादा टाइम लगाया है एंड बहुत ज्यादा एनर्जी लगाई है. प्रोड्यूसर थ्योरी में मोस्टली उसके एनालॉजी में पढ़ाऊंगी. एनालॉजी में पढ़ाने से मतलब है कि जो चीज मैंने प्रोड्यूसर थ्योरी में पढ़ा दी है या फिर जो चीज मैंने प्रोड्यूसर थ्योरी में प्रूव कर दी है वो मैं प्रोड्यूसर थ्योरी में नहीं करूंगी. बेसिकली what I have done, I have created the base for you in the form of consumer theory. अब उसी बेस पे मैं एनालॉजी क्रिएट करते हुए मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो होगा कि आई विल बी क्रिएटिंग एनालॉजीज बिटवीन कंज्यूमर थ्योरी एंड प्रोड्यूसर थ्योरी. तो अगर आपको कंज्यूमर थ्योरी में क्लैरिटी नहीं है देन यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रोड्यूसर थ्योरी प्रॉपरली. ठीक है, फर्स्टली प्रोड्यूसर थ्योरी को हम शुरू करेंगे और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रोड्यूसर थ्योरी में हम क्या क्या पढ़ेंगे. प्रोड्यूसर थ्योरी, ठीक है. सबसे पहले हम टॉपिक में बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं टॉपिक में. इसको हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं. ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ठीक है, देन वी विल स्टडी रिटर्न्स टू टू वेरिएबल्स, जिसके अंदर हम आइसो क्वांट्स को पढ़ेंगे, आइसो कॉस्ट लाइंस को पढ़ेंगे, एंड देन जैसे हमने यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा है वैसे हम यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल पढ़ेंगे. ठीक है, इसके अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, एंड देन इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन. ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है कि हम अपने कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करें या फिर हम आउटपुट को कैसे मैक्सिमाइज करें विथ सेम इनपुट. ठीक है, ये अब हम पढ़ेंगे. ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं. ठीक है, आई होप इतने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज थ्योरी ऑफ प्रेडिक्शन रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर. इस टॉपिक से शुरू करते हैं. थ्योरी ऑफ प्रेडिक्शन रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर. ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे. अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली देखिए,
मैंने अभी तक आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाया है? मैंने आपको डिमांड पढ़ाया, और डिमांड क्या है? कंज्यूमर साइड है, ठीक है। इसको हम कंज्यूमर बिहेवियर भी कहते हैं या फिर कंज्यूमर थ्योरी ऑफ डिमांड भी कहते हैं, ठीक है। कंज्यूम मार्केट जो होती है, लेट्स से दिस इज मार्केट। मार्केट में दो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। पहला रोल होता है कंज्यूमर का, और दूसरा रोल होता है प्रोड्यूसर का। कंज्यूमर डिमांड करता है, प्रोड्यूसर सप्लाई करता है, ठीक है। हमने डिमांड को होलिस्टिकली पढ़ा। हमने पढ़ा डिमांड क्या होती है, हमने पढ़ा कि डिमांड के फैक्टर्स क्या हैं, डिमांड डिसाइड कैसे होती है। फिर हमने डिमांड्स के रिस्पेक्ट में और बहुत सारी चीजें पढ़ी, आईसीसी पढ़ा, पीसीसी पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, यानी कि हमने डिमांड को होलिस्टिकली पढ़ा। लेकिन मार्केट में केवल डिमांड होने से कुछ नहीं होता। मैं मार्केट में जाऊं और मैं ये कहूं कि मुझे 1 किलो आटा चाहिए, उस डिमांड का जब तक कोई मीनिंग नहीं है, जब तक कोई प्रोड्यूसर 1 किलो आटा मार्केट में सप्लाई ना कर रहा हो। बेसिकली अभी तक हम डिमांड साइड को पढ़ते हुए आए हैं, और इस चैप्टर से हम सप्लाई साइड को पढ़ेंगे। सप्लाई साइड में हम प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, डिमांड साइड में हम कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव पढ़ते थे। इकोनॉमिक्स के जब भी आप कोई प्रॉब्लम को पढ़ें या किसी भी थ्योरी को पढ़ें, तो मेरा आपसे सजेशन है कि आप उसको खुद एज्यूम कीजिए। जब आप कंज्यूमर थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो आप खुद को कंज्यूमर मानिए, और जब आप प्रोड्यूसर थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो आप खुद को प्रोड्यूसर मानिए। जब आप खुद को प्रोड्यूसर मानेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। व्हाट विल बी द इजियर थिंग कि इस सिचुएशन में कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा और इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर कैसे रिएक्ट करेगा, ये पता करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। जब आप खुद को उनके शूज में रख के सोचेंगे ना, व्हेन यू विल कीप देमसेल्व्स इन देयर शूज, तो फिर आपको थ्योरीज रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको इजीली समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर। तो इसमें जो सबसे भारी वर्ड आपको दिख रहा होगा वो होगा प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोडक्शन होता है क्या है। बेसिकली हमारे पास कुछ इनपुट है, उस इनपुट का यूज करके हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करके एक दूसरा प्रोडक्ट बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं आउटपुट। जैसे हमारे पास कॉटन है, लेट्स से कॉटन के थ्रेड्स हैं, उस कॉटन थ्रेड्स को हमने यूज किया एक मेथड के थ्रू, और हमने क्या बना दी, कॉटन की डॉट। यानी कि हमने ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू अदर प्रोडक्ट इनटू ए आउटपुट, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन का मतलब होता है कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन ए प्रोडक्ट, या फिर एडिशन ऑफ वैल्यू, ठीक है। हम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वैल्यू, ठीक है, वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू को ऐड करने का क्या मतलब है, जब कॉटन थ्रेड्स थे तो लेट्स से वो हमको 100 रुपए के मिले, और उस 100 रुपए के कॉटन के जो हमको थ्रेड्स मिले, हमने एक शर्ट बनाई और उस शर्ट को मार्केट में हमने 500 रुपए में बेचा, ठीक है। तो जो चीज हमने 100 रुपए की खरीदी थी उस पर हमने अपना स्किल सेट लगाया, अपनी नॉलेज लगाई, और उसको हमने 500 रुपए का बना दिया, ठीक है, थ्रू आर नॉलेज एंड स्किल सेट। तो हमने कितने रुपीस की वैल्यू क्रिएट की, 400 रुपीस की, ठीक है। 500 रुपए की हमने वैल्यू बना दी, और जब हमने वो थ्रेड्स लिए थे तो कितने के थे, 100 के थे, ठीक है। 100 से 500 तक का सफर जो है वो होता है एडिशन ऑफ वैल्यू, यानी कि हमने
जो हमारा रॉ मटेरियल था, जो हमारा इनपुट था, उसमें कुछ वैल्यू ऐड किया। ठीक है, ठीक है बेटा। सो दिस इज एडिशन ऑफ, ये 400 इज एडिशन ऑफ वैल्यू। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, इतने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम, कैसा प्रोसेस है? जिसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। किसको ट्रांसफॉर्म करते हैं? इनपुट को किस चीज में? आउटपुट में। और इस प्रोसेस में जब हम इनपुट से कोई आउटपुट बनाते हैं या जब हम रॉ मटेरियल से कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होता है? हमारी वैल्यू क्रिएट होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आया? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस। नाउ हम क्या समझ सकते हैं? ये जो हम प्रोसेस बोल रहे हैं ना, ये प्रोसेस होता कैसे है, थोड़ा वो हमको समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस होगा कैसे। देखिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, या आप फैक्ट्री से बहुत छोटा लेवल का एग्जांपल लेते हैं, जो अभी हम लेते आए हैं कि आपको कॉटन की शर्ट बनानी है। तो मोटा मोटी अगर बात करें, बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए, कॉटन का शर्ट बनाने का क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहले आप लैंड लेंगे। ठीक है, इस लैंड पे आप क्या करेंगे? कॉटन को उगाएंगे। आई होप आप लोगों को इतना पता होगा कि कॉटन को उगाया जाता है फील्ड में। जेनजीज को नहीं पता होता है। ठीक है, लैंड पे हमने क्या किया? कॉटन को उगाया। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? लेबर को हायर करेंगे। किस लिए लेबर को हायर करेंगे? कि जब हमारी फसल हो जाएगी, लेबर को हम दो काम के लिए हायर करेंगे। पहले हम लेबर से खेती करवाएंगे, सीड्स को सीडिंग करवाएंगे। ठीक है, वी विल बो द सीड्स। सीड्स को हमने क्या करते हैं? जो बीज होते हैं उनको हमने बो दिया। ठीक है, रीप कर दिया। सीड्स को हमने सो कर दिया। फिर हम उस लेबर को बोलेंगे कि आप जो आपने फसल रेडी की है या जिसके आपने सीड्स को बोया है, सीड्स को जो आपने सो किया है, उस सीड्स का आप ध्यान रखिए। दे विल टेक केयर ऑफ इट। और जो हमारी फसल होगी वो मैच्योर हो जाएगी। और जब हमारी फसल मैच्योर हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, सोइंग हो गई, हार्वेस्ट हो गई। फिर हम लेबर की हेल्प से क्या करेंगे? थ्रेड निकलवाएंगे। और जब हम थ्रेड्स निकलवाएंगे तो थ्रेड्स को निकालने के लिए मशीन्स होती हैं। ठीक है, मशीन्स होती हैं जिनको हम स्पिनिंग मशीन्स बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें आपने चरखा पढ़ा होगा, तो चरखा भी इसी काम में आता था। ठीक है, मशीन्स लेंगे। और यहाँ पे कोई एक बंदा होगा जिसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं या बिजनेसमैन बोलते हैं, जो उन चारों चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहा है। जिसने लैंड भी खरीदी हुई है या रेंट पे ली हुई है, जो लेबर को भी पेमेंट दे रहा है। ठीक है, और जिसने मशीन खरीदी हुई है या मशीन भी रेंट पे ली हुई है। अब इसमें पूरे प्रोसेस में चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको लैंड चाहिए। ठीक है, बिना लैंड के तो हम कोई प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हैं। फिर हमको लेबर चाहिए। फिर हमको मशीन्स चाहिए। मशीन्स को हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल। या फिर हमें कुछ फिक्स इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिना फिक्स इन्वेस्टमेंट के तो हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड देन द पर्सन हु इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, सो किसी भी प्रोडक्शन साइकिल में चार फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, कौन से है वो चार फैक्टर्स? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर।
ये अपनी सर्विसेज देंगे और इनकी सर्विसेज की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं या एक आउटपुट हमको मिलता है। सो दीज आर द इनपुट्स विच गोज इनटू द मेकिंग एन आउटपुट। इसके बदले में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिलता है, इनकम मिलती है, पेमेंट मिलती है। एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिलता है, कैपिटल जिसने प्रोवाइड किया उसको इंटरेस्ट मिलता है, लेबर जो प्रोवाइड कर रहा है उसको वेजेस मिलते हैं, और लैंड जिसने प्रोवाइड किया उसको हम क्या देते हैं, रेंट। ठीक है। सो एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स इट्स शेयर इन द फैक्टर इनकम। यानी कि बहुत शुद्ध भाषा में अगर मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहूं कि चार अलग अलग फैक्टर्स ने मिलके एक आउटपुट को बनाया और उस आउटपुट को वो मार्केट में लेकर गए और मार्केट में सेल किया, और जब उन्होंने उस आउटपुट को मार्केट में सेल किया तो बदले में जो उनको मिला, ठीक है, बदले में जो उनको पैसा मिला उसको उन्होंने आपस में बांट लिया। जिसकी लैंड थी उसको रेंट दिया, जिसने काम किया था उसको वेज दिए, जिसने कैपिटल दी थी उसको इंटरेस्ट दिया, और जिसने इन सबको मैनेज किया, जिसने एंटरप्रेन्योर था, उसको प्रॉफिट मिला। ठीक है। कुछ क्लास बाद इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी विल स्टडी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है। फिलहाल हम प्रोडक्शन टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हम प्रोडक्शन पर ही खुद को स्टिक करेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रोडक्शन से क्या मतलब है। प्रोडक्शन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इट इज फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू द आउटपुट और क्रिएशन और एडिशन ऑफ द वैल्यू। ठीक है। अब हमको प्रोडक्शन समझ में आ गया। प्रोडक्शन समझ में आ गया तो हमको क्या पढ़ना है, हमको प्रोडक्शन फंक्शन समझना है। ठीक है। क्या समझना है, प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पूरी की पूरी डिमांड थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है, और डिमांड थ्योरी में एनालॉजी में पढ़ाऊंगी। ठीक है। उसी के रिस्पेक्ट में मैं प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो पढ़ाती हूँ। इसलिए मैंने बोला कंज्यूमर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था, दैट डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर वो सारे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते थे। तो डिमांड वाज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सो ऑन। इसी तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन जो है, प्रोडक्शन फंक्शन विल टेल अस द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। यानी कि हम कितना इनपुट डालेंगे उसके वजह से, उस इनपुट की वजह से हमें कितना आउटपुट मिलेगा। ठीक है। लेट्स से अगर हमने 100 यूनिट का इनपुट डाला तो उसकी वजह से हमें आउटपुट कितना मिलेगा। बेसिकली जो ये फैक्टर्स हैं वो डिमांड को कैसे और कितना इन्फ्लुएंस कर रहे थे, इसी को हमने क्या बोल दिया, प्रोडक्शन फंक्शन। रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। मैंने जब आपको पढ़ाया हुआ है मैथ्स में, माइक्रो में, कंज्यूमर थ्योरी में, सब में पढ़ाया हुआ है कि फंक्शन स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है। तो रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। अब इस प्रोडक्शन फंक्शन पे हमको थोड़ा सा डिस्कशन करना है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है। ये जो रिलेशन होता है ना, हम इसको कई डायमेंशन में देखते हैं। सबसे पहली जो डायमेंशन होती है वो होती है टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में जो हमारे प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन,
दूसरा होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। वो प्रोडक्शन फंक्शन जो रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए बता रहा है, उसको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि इसका डेफिनेशन ये है, शॉर्ट रन यानी कि थोड़ा टाइम, लॉन्ग रन यानी कि ज्यादा टाइम। नहीं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसके बीच का जो डिसिसिव क्राइटेरिया है वो ये नहीं है कि हम छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए या ज्यादा टाइम के लिए प्रोडक्शन फंक्शन को देख रहे हैं। नहीं, इसका क्राइटेरिया है फैक्टर्स से, यानी कि एक वो टाइम पीरियड जिसमें हम अपने सारे फैक्टर्स को चेंज कर पाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उसको हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। और एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हम अपने सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल कुछ फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, यानी कि सम फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं और हमारी मजबूरी है टू कीप अदर फैक्टर्स फिक्स्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। हमारी मजबूरी क्यों है कि हमको प्रोडक्शन फंक्शन, हमारी मजबूरी क्यों है कि हम सारे फैक्टर्स चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक कम टाइम पीरियड में वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम पूरा फैक्टर्स को चेंज कर सकें। जैसे कि लेट्स से लेबर और कैपिटल, हमारे पास चार मेनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, बट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लेबर और कैपिटल को कंसीडर करते हैं, क्योंकि अब आगे आने वाले टाइम में हम आइसो क्वांट्स को भी पढ़ेंगे। तो गुड्स तो हम बहुत कंज्यूम कर सकते थे, बट जब हमने इंडिफरेंस कर्व बताया था तो हमने एक्स एंड वाई पढ़ाया था। ठीक है, हमने दो गुड्स लिए थे, गुड एक्स एंड गुड वाई। इसी तरीके से 2D डायग्राम पे समझाना इजी होता है, डायग्राम बनाना इजी होता है लेबर और कैपिटल का, इसीलिए हम क्या करते हैं, आइसो क्वांट्स बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज लेबर एंड कैपिटल, राइट बेटा, समझ में आया इतना? नाउ अब हम क्या करते हैं बेटा कि ये कुछ टाइम पीरियड में क्या होता है कि हम अपने आउटपुट को केवल लेबर की वजह से बढ़ा सकते हैं, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम कैपिटल बढ़ा पाए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को बना सकती है। ठीक है, अब मार्केट में फिलहाल वो 60 यूनिट्स को दे रही है। 60 यूनिट्स क्यों दे रही है? 60 यूनिट्स वो इसीलिए दे रही है क्योंकि डिमांड 60 यूनिट्स की है, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई करेगी। अब 60 यूनिट्स को बनाने के लिए लेट्स से उसने 10 लेबर को हायर किया, 10 यूनिट ऑफ लेबर को हायर किया। नाउ व्हाट हैपेंस, लेट्स से जो डिमांड है ना वो बढ़ जाती है। डिमांड क्या हो जाती है? 100 यूनिट्स हो जाती है। डिमांड 100 यूनिट्स हुई तो उसके बाद में क्या हुआ, हमारी मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी 100 यूनिट्स है और हम 100 यूनिट्स बना सकते हैं, हमें किसी नई मशीन की जरूरत नहीं है, हम अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो 10 लेबर थी जो 60 यूनिट को बना रही थी, हमने और ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय किया और अब हमने क्या किया, 100 यूनिट्स बनाना शुरू किया। तो बेसिकली इस सारे डिस्कशन में आपको एक बात समझ में आई होगी कि हमने जो आउटपुट बढ़ाया वो केवल लेबर के बढ़ाने से बढ़ाया। हमारा जो आउटपुट बढ़ा है वो इसीलिए बढ़ा है क्योंकि हमारा लेबर बढ़ गया। ठीक है, मशीन अभी भी हमारी एक ही है। ठीक है, नाउ लेट्स से प्रोड्यूसर है, उसने ऑब्जर्व किया कि मार्केट में 100 नहीं 150 यूनिट्स की डिमांड है। तो अगर मार्केट में 150 यूनिट्स की डिमांड है तो क्या हम इमीडिएटली उस डिमांड को पूरा कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि हम सेम मशीन से 150 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सके? नहीं है पॉसिबल। 150 यूनिट्स की डिमांड को टैकल करने के लिए हमको क्या करना होगा? व्हाट वी नीड टू डू टू टैकल दैट 150 यूनिट्स ऑफ डिमांड? वी नीड टू, व्हाट वी नीड टू डू वन थिंग। हमको जो अभी तक हमारे पास एक मशीन थी उसको बढ़ा के 2 मशीन करना पड़ेगा, यानी कि
पिछले वाले सिचुएशन में जो हमारी मशीन एक थी, यानी कि मशीन हमारी फिक्स्ड थी एक, और हम केवल लेबर को बढ़ा रहे थे, तो हमारा आउटपुट बढ़ रहा था। अब हमको क्या करना पड़ेगा, मशीन जो कि हमारा फिक्स्ड इनपुट था उसको बढ़ा के क्या करना होगा, दो मशीन्स करनी होंगी। ठीक है, क्या करनी होंगी, दो मशीन्स करनी होंगी। एक मशीन से दो मशीन अब हमको करनी होंगी। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम आज मार्केट में गए और कल मशीन आ गई, नहीं। इट टेक्स टाइम टू गेट द मशीन, टू बाय इट, टू गेट इट इंस्टॉल्ड, टू गेट इट इनटू द फंक्शनिंग। टाइम लगता है हर चीज में। सो द टाइम पीरियड विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, द टाइम पीरियड विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज a fixed factor to increase a fixed factor is the deciding factor between the short run and long run। ठीक है, तो लेट्स से जहां पे हमारी मशीन फिक्स्ड है, शॉर्ट रन, जहां पे हम जितने टाइम पीरियड में हम मशीन को चेंज कर पाने की कैपेबिलिटी रखते हैं वो होता है लॉन्ग रन। ठीक है, लेट्स से कंपनी 2 महीने में नई मशीन ला सकती है, तो लॉन्ग रन कितने टाइम का हुआ, 2 मंथ्स का हुआ। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। शॉर्ट रन क्या होता है, 1 डे, 15 डेज। यानी कि जब हम वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में हमें अपना कोई भी इनपुट या कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड ना रखना पड़े, हम अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर पाए, दैट इज नोन एज द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। और जिसमें हमें एक फैक्टर को फिक्स रखना पड़े उसका हम बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अच्छा, ये जो फैक्टर्स को चेंज करने का टाइम है ना, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें एक नया प्लांट लगाना बहुत ईजी है, तो आप 2 महीने में या फिर 6 महीने में एक प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती हैं जिसमें मंथ्स में प्लांट लगा पाना पॉसिबल ही नहीं होता है, तो आपको प्लांट्स लगाने के लिए ईयर्स का टाइम लगता है। तो उन इंडस्ट्रीज का जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड, वो ईयर्स में जाता है। तो शॉर्ट रन और जो लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन है, ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए, डिफरेंट फर्म्स के लिए डिफरेंट है। ठीक है, सो प्लीज डू नॉट अज्यूम कि इट इज फिक्स्ड एंड कांस्टेंट फॉर एवरीवन। द ओनली डेफिनेशन इज बिटवीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कि आप अपने सारे इनपुट्स को, सारे वेरिएबल्स को, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर पा रहे हैं, वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। और अगर आपको कुछ जो अपने इनपुट्स हैं, कुछ जो आपके फैक्टर्स हैं, उनको फिक्स रखना पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर कहाँ कर रहे थे हम, जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो हमारा डिस्कशन का पार्ट होगा इनटू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पढ़ेंगे, यानी कि हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न से मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का दूसरा नाम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी है। ठीक है, और जब हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे रिटर्न्स टू स्केल की। ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल में अगेन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे सारे फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल है। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, वी कैन चेंज एनी फैक्टर वी वांट। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करते हैं, इसमें क्या है, हमारे सारे फैक्टर्स वेरिएबल नहीं है, सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड है, कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल है। ठीक है, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, रिटर्न टू ए वेरिएबल फैक्टर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सब एक ही बात है। ठीक है, बट हम ये पढ़ें इससे पहले हमको
कुछ और चीजें जो है वो पढ़नी है। अभी तक मैंने आपको क्या दिया? अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। थोड़ा डिटेल में डिस्कशन को शुरू करते हैं हर चीज का। प्रोडक्शन फंक्शन, अगेन व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? मैंने अभी क्या बताया? प्रोडक्शन फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन होता है फिजिकल इनपुट्स का आउटपुट में, या फिर एडिशन होता है। किस तरीके से लिख सकते हैं? आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। ये क्या है? मेरे इनपुट्स, और इन इनपुट्स की हेल्प से मैं क्या बना रही हूँ? एक आउटपुट मैं क्रिएट कर रही हूँ इन इनपुट्स की हेल्प से। ठीक है। सो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो नेम है टू द रिलेशनशिप बिटवीन रेट्स ऑफ इनपुट ऑफ प्रोडक्टिव सर्विस एंड रेट ऑफ आउटपुट ऑफ ए प्रोडक्ट। किस रेट पे हम इनपुट लगाएंगे, उस रेट की हेल्प से हमें क्या आउटपुट मिलता है, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। और ये जो है कोई एक मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है। जब दिस इज अ जनरल प्रोडक्शन फंक्शन, हमने जनरली प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो ये लिखती। जब हम इसको एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखेंगे या एक बिल्कुल डिसाइडेड मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा? हमारा स्पेसिफिक प्रोडक्शन फंक्शन। क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया? तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमको क्वांटिटी बता रहा है कि हम कितने इनपुट्स का यूज करके आउटपुट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये भी बताता है कि हम मैक्सिमम कितना आउटपुट बना सकते हैं बाय द अमाउंट ऑफ इनपुट। ठीक है, मिनिमम जो इनपुट्स हैं उन इनपुट्स का यूज करके हम कितना मैक्सिमम आउटपुट बना सकते हैं, वो भी प्रोडक्शन फंक्शन ही बताता है। ठीक है, मिनिमम इनपुट्स की हेल्प से मैक्सिमम कितना आउटपुट क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, और जो है जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये जो है हमारी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की भी बात करता है। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज से क्या मतलब है? टेक्नोलॉजिकल नॉलेज से बिल्कुल सिंपल सा मतलब है मेरा कि ये एक टेक्निकल नॉलेज है, और ये जो है या तो इसको आपको इंजीनियर्स बताएंगे या फिर आपको मैनेजर्स बताएंगे जो प्रोडक्शन को हैंडल करते हैं, कि हमको एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट क्रिएट करने के लिए कितना इनपुट चाहिए। इट इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट जॉब टू टेल कि हमको कितना इनपुट लगेगा टू क्रिएट अ सर्टेन आउटपुट, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट है दे आर नॉट एक्सपर्टीज, दे डू नॉट हैव द साइंटिफिक एक्सपर्टीज, दे डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने अभी आपको, कि हमको कॉटन बनाना है, तो जो मशीन है ना, उस मशीन की डिजाइनिंग और उस मशीन से हम कितना आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं, दिस इज अ टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो मशीन्स को हैंडल करना नहीं जानते हैं, दे डू नॉट नो हाउ टू हैंडल दिस मशीन। उनको इतनी नॉलेज ही नहीं है कि मशीन को कैसे हैंडल करना है। दैट इज वाई ये जो है बहुत ज्यादा टेक्निकल है, एंड इसको या तो इंजीनियर्स बताएंगे या फिर प्रोडक्शन मैनेजर्स बताएंगे। ठीक है, अब दो चीजें इसमें ध्यान रखने वाली हैं जिस तरीके से डिमांड फंक्शन में हमने रखी थी। पहली चीज जो है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। ठीक है, यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हम कितना आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ गिवन इनपुट्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन इज सब्जेक्ट टू द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होता है। अगेन, प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, लेकिन उसमें भी जो टाइम पीरियड होता है वो स्पेसिफाइड होता है। दूसरा, जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो टेक्नोलॉजी से डिसाइड होता है। ठीक है, यानी कि आज हम इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से इस इनपुट के साथ हम ये आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। बट इन फ्यूचर अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ जाए तो इट इज पॉसिबल कि हम सेम इनपुट से ज्यादा आउटपुट क्रिएट कर पाए या फिर कम इनपुट से भी ज्यादा आउटपुट क्रिएट कर पाए।
तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी. व्हेनेवर देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि हम सेम इनपुट और इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी की हेल्प से ज्यादा आउटपुट जो है उसको क्रिएट कर पाए. ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है, अगर मैं उसको शॉर्ट में बोलूं तो वो इनपुट आउटपुट रिलेशन बता रहा है. प्रोडक्शन फंक्शन जो है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो ये मेरे को इनपुट आउटपुट रिलेशन जो है वो बता रहा है. इनपुट आउटपुट रिलेशन से क्या मतलब है? इनपुट आउटपुट रिलेशन से मेरा मतलब है कि मैं कितना इनपुट डालूंगी उसकी वजह से मेरे को कितना आउटपुट जो है वो मिलेगा. ठीक है, बेसिकली हमको समझ में आ गया कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो ही हमको ये बता रहा है. अब हमको दो तरीके के इनपुट आउटपुट रिलेशन में इंटरेस्ट है. पहला, जिसमें हम किसी भी फैक्टर्स को फिक्स ना करें, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, जो कि मैंने अभी बताया, जो कि हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है. और ये क्या है मेरा? रिटर्न्स टू स्केल. और दूसरा इनपुट आउटपुट रिलेशन में मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ? जिसमें कुछ फैक्टर्स जो है वो फिक्स्ड हो, सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल. कुछ फिक्स्ड हो, कुछ वेरिएबल हो. इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. और ये क्या है? रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. ठीक है, इन दो चीजों में हम इंटरेस्टेड है. ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी. प्रोडक्शन फंक्शन विद वन वेरिएबल फैक्टर. यानी कि हमने क्या कहा था? फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम दो फैक्टर लेते हैं. कौन कौन से? लेबर एंड कैपिटल. ठीक है, इसमें वन वेरिएबल फैक्टर है, यानी कि लेबर जो है वो हमारा वेरिएबल है और जो मेरा कैपिटल है वो मेरा फिक्स्ड फैक्टर है. इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिखूंगी? Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जिसमें मेरा कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है. ये जो फिक्स्ड है ये मैं किस चीज से डिसाइड कर रही हूँ? ये जो मैंने बार लगाया हुआ है ऊपर. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कैपिटल मेरी फिक्स्ड है और लेबर मेरा वेरिएबल है. यानी कि इसका क्या मतलब है कि शॉर्ट रन में आई कैन इंक्रीज वेरिएबल. वेरिएबल क्या है मेरा? लेबर. यानी कि शॉर्ट रन में मैं जितना चाहूं उतना लेबर को बढ़ा सकती हूँ, लेकिन जो मेरा कैपिटल है वो मेरा फिक्स रहेगा, उसको बढ़ाना शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसमें Q जो है वो आउटपुट को डिनोट कर रहा है, L जो है वो मेरा लेबर को डिनोट कर रहा है, और K जो है वो मेरा कैपिटल को डिनोट कर रहा है. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया. सो दिस इज ए जनरल प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, अगर मैं एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन को लिखना चाहूं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन. आप याद कीजिए जब मैंने यूटिलिटी फंक्शन पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने कोब डगलस यूटिलिटी फंक्शन पढ़ाया था. और ये जो कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है. और ये दिखता किस तरीके से है? क्यू ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा. ठीक है, इसमें Q क्या है? मेरा आउटपुट है. ए अल्फा बीटा मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं. L लेबर है, K कैपिटल है. ठीक है, अब जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है,
रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर। रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर का क्या मतलब है कि हाउ माई आउटपुट विल चेंज when variable factor will be changed। ठीक है, यानी कि जब मेरा वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है तो उसकी वजह से मेरा आउटपुट कितना चेंज होता है। अगर मैं इस सेटअप की बात करूं, यानी कि लेबर के चेंज होने की वजह से मेरा आउटपुट कितना चेंज होगा, इसी इक्वेशन को हम बोलेंगे रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। लेबर की वजह से आउटपुट कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, लेबर जो हमारा है पर्टिकुलर, उसकी वजह से हमने लेबर को बढ़ाया तो हमारा आउटपुट कितना बढ़ा, आउटपुट बढ़ा भी या कम हो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि लेबर के बढ़ाने से आउटपुट कम भी हो जाता है। हम ये आने वाले केसेस में, सब आने वाले टाइम में सारे केसेस देखेंगे। तो लेबर की वजह से मेरा आउटपुट कितना बढ़ा, आउटपुट मेरा बढ़ता भी है या फिर कम हो जाता है। जब हम बेसिकली इन दोनों के बीच के रिलेशन को स्टडी करेंगे, दैट इज द कोर स्टडी मैटर ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर। क्यों? क्योंकि हमने शॉर्ट रन में कैपिटल को ऑलरेडी कांस्टेंट मान लिया है। ठीक है, इतना समझ में आया। हम इससे पहले रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर पढ़ें, उससे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें। हमारे लिए दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.